Hello students, my name is Deepak Sharma, Senior Faculty of Chemistry in Motion Education Private Limited. So dear student, today I am here to discuss the solution of JEE Mains exam which was held on 29 July 2022 and this paper is of evening shift. So today we will discuss the solution of all the questions which you have seen in your exam. So let's start the session with our first question. So dear students, here you can see first question of your exam, and in this question you can see that this question is based on a mole concept. So ये question stoichiometry पर based है और question काफ़ी आसान है. तो question आप देख सकते हैं, consider the reaction in which nitric acid reacts with potassium chloride to give Cl2 NaCl H2 and potassium nitrate. और यहाँ पर आपको एक बड़ी सी केमिकल इक्वेशन दी हुई है, लेकिन बच्चों ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है. मीन्स अगर हम किसी क्वेश्चन को जो कि स्टोइकोमेट्री बेस्ड है अगर बैलेंसिंग से करते हैं तो बैलेंस्ड केमिकल किसी ऐसे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं जो स्टोइकोमेट्री बेस्ड होता है तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की नीड होती है. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्वेश्चन इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. अब आप यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है. द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ nitric acid required to produce 110 gram of potassium nitrate. It means you want 110 gram potassium nitrate. Then how much amount of nitric acid required for this amount of potassium nitrate? तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है. मीन्स आपको पोटेशियम नाइट्रेट के इस गिवन मास के लिए नाइट्रिक एसिड का रिक्वायर्ड मास पता करना है. क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के मोल कैलकुलेट करेंगे. इसके मोल कैलकुलेट करेंगे. और मोल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? गिवन मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड करो. इसका मतलब हमें नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास चाहिए. जी बिल्कुल चाहिए. और नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करना है? पोटेशियम नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दो जो कि आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो आप पोटेशियम नाइट्रेट का जो मोलिकुलर मास निकालेंगे उससे आप डिवाइड कर देंगे 110 को 110 को, तो आपको मिल जाएगा मोल ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. और बच्चों अगर आपको पोटेशियम नाइट्रेट का मोल पता चल जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री आप नाइट्रिक एसिड का मोल बता सकते हैं और नाइट्रिक एसिड के मोल से नाइट्रिक एसिड का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये इस क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी. तो देखते हैं इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होगा. और बच्चों इस क्वेश्चन में आप चाहें तो डायरेक्ट मास टू मास भी रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसके 3 मोल का मास निकाल लें, यहाँ पर आप पता कर लें कि 4 मोल नाइट्रिक एसिड का मास क्या होगा. तो मास टू मास भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. बट जो बेटर अप्रोच आप लोगों को सजेस्ट की जाती है कि पहले आप मोल कन्वर्ट करें, मोल से रिएक्टेंट के मोल निकालकर मास निकाल लें. तो देख लीजिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या बनता है. तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहां पर आपको गिवन है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 110 ग्राम. साथ में हमने इसका ग्राम मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया. तो एक पोटेशियम है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है. सबके एटॉमिक मासेस को आप ऐड करते हो आपको मिलता है 101 विच इज मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. 101 ग्राम होगा ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. सो 110 को आप डिवाइड करेंगे 101 से, देन यू विल गेट मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. अब नाइट्रिक एसिड के मोल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, KNO3 के मोल्स आपको मिले हैं और KNO3 के मोल्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड के मोल. तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसका कोफिशिएंट क्या है? 4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. देन यू विल गेट मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. और नाइट्रिक एसिड के मोल को मास बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है? 63. उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा मास ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 91.485 के अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 91.5 ग्राम. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वांटम नंबर पर बेस्ड है और इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया है एनर्जी का. तो देखिए गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन. ए के लिए क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, NLMS आपको दिया हुआ है, बी के लिए भी NLMS दिया हुआ है, सी के लिए भी NLMS की वैल्यू दी हुई है और डी के लिए भी आपको दिया हुआ है. आपको पता करना है कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा. तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है. अगर आप लोग एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर के ऐसे बेसिक क्वेश्चन आप अपने रेगुलर क्लासेस
गैसेस में भी करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से पता करना है कि किस ऑर्बिटल या किस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है n+l रूल। जब n और l दोनों की वैल्यूज़ आपको पता हो तो किस बेसिस पर आप कंपेयर करोगे, आप n और l की वैल्यू को ऐड करोगे, जिसके लिए n+l ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐड कीजिए भाई, यहाँ पर n+l आपको कितना मिलेगा, ए के केस में n+l आपको मिलेगा 5, और बी के केस में n+l आपको कितना मिलेगा 5, और सी के केस में n+l आपको कितना मिलेगा, n4 है, l2 है, तो n+l कितना मिलेगा 6। डी के केस में n+l कितना मिलेगा, n3 है, l1 है, तो n+l हमें कितना मिल जाएगा 4। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसके लिए n+l है वो कौन है, C है। C की एनर्जी यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए, और सबसे कम एनर्जी n+l सबसे कम किसके लिए है, D के लिए। मीन्स D की एनर्जी सबसे कम होगी और C की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन 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 यहाँ पर अगर पूछा जाए कि A और B में से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर दो केसेस के लिए आपको n+l इक्वल मिल रहा है तो वहाँ पर एनर्जी का कंपैरिजन आप n की वैल्यू से करेंगे। तो यहां पर हम देखें कि n+l अगर सेम आ जाए, इफ वैल्यू ऑफ n+l इज सेम, देन यू कैन कंपेयर द एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर n+l सेम है, इसलिए हम n के बेसिस पर कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें दोनों के लिए n+l सेम है, तो n किसके लिए ज्यादा है, b के लिए ज्यादा है, तो b की एनर्जी यहां पर ज्यादा होगी A से। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, DABC। लोवेस्ट एनर्जी होगी डी के केस में, डी से ज्यादा होगी ए में, ए से ज्यादा बी में, और बी से ज्यादा यहां पर होगी सी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा मिलेगा, ऑप्शन बी। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं n+l रूल पढ़ते हैं, n+l आप ऐड कीजिए, अगर n+l इक्वल मिलता है तो n के बेसिस पर कंपेयर कीजिए। लेकिन n के बेसिस पर कब कंपेयर किया जा रहा है, जब n+l की वैल्यू सेम मिलती है। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इट मीन्स ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n+l you will get greater the energy। एनर्जी और ज्यादा होगी अगर n+l ज्यादा होगा, बट n+l सेम होगा तो n के बेसिस पर कंपेयर किया जाएगा। नाउ यू कैन सी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बन की एक पैरेलल इक्वेशन दी हुई है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है, और कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मींस दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। एक केस है जिसमें कार्बन CO2 बन रहा है और दूसरे केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। साथ में आप देख रहे हैं कि गिवन अमाउंट, गिवन मोल ऑफ कार्बन के रेस्पेक्ट में कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं 400 किलो जूल फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन, और सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि कार्बन का 1 मोल पार्टिसिपेट करता है, तो उसके रेस्पेक्ट में सेकंड केस में आपको कितनी हीट मिलती है, 100 किलो जूल मिलती है। तो ये एक प्रॉपर हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन कोल ऑफ प्योरिटी 60%। क्या आप प्योरिटी का मीनिंग जानते हैं, प्योरिटी का मीनिंग 60% अगर प्योरिटी है, इट मीन्स आप जितना कोल यहां पर ले रहे हैं उसमें केवल 60% कोल ही प्योर कार्बन होगा, उसका केवल 60% अमाउंट ही प्योर कार्बन होगा जो इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो प्योरिटी का ये कॉन्सेप्ट रहेगा जिसे हम आगे अप्लाई करेंगे अपने सॉल्यूशन में। इज अलाउड टू बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ insufficient oxygen, 60% of carbon is converted into CO। तो जितना आपके पास कार्बन का अमाउंट होगा उसमें से 60% कार्बन CO में कन्वर्ट होगा। इसका क्या मतलब हुआ भाई कि 60% अमाउंट जो है वो इस सेकंड वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस प्रोसेस में कितने मोल कार्बन के पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हमें पहले ये पता हो कि कार्बन कितना है हमारे पास, कोल कितना है। तो देखिए, एंड द रिमेनिंग इज कन्वर्टेड इनटू CO2, मींस 60% CO में कन्वर्ट हो रहा है, तो रिमेनिंग किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितना कार्बन जा रहा है वो हम बता सकते हैं, सेकंड में कितना जा रहा है बता सकते हैं अगर कार्बन की वैल्यू पता हो। तो देखिए, द हीट जनरेटेड, आपको हीट पता करना है और कितना कार्बन लिया जाए व्हेन 0.6 किलोग्राम ऑफ कोल इज बर्न्ड।
तो कोल हमने यहाँ पर कितना लिया है बच्चों, 0.6 किलोग्राम। इसको बर्न किया जा रहा है और इसको बर्न करने से जितनी हीट यहाँ पर लिबरेट होगी उस हीट का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हमें कोल का अमाउंट पता है, तो अब इसमें क्या ये पूरा का पूरा 0.6 किलोग्राम पार्टिसिपेट करेगा, 0.6 किलोग्राम बर्न होगा दोनों इक्वेशन में? नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि प्योरिटी 60% है। इट मीन्स इस 0.6 किलोग्राम का जो 60% मास होगा वही इन केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, हम पता कर लेंगे कि इसका 60% कितना होगा, तो उससे हमें कौन सा कोल मिलेगा जो इस केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर जितना अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगा उसका 60% कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, CO में, और रिमेनिंग जो अमाउंट है, जो 40% अमाउंट है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, CO2 में। अरे तो बच्चों अब आप सोचिए, आप 0.6 किलोग्राम से 60% निकाल कर कार्बन का मोल पता कर सकते हो, और कार्बन के मोल से उन कार्बन का मोल पता कर सकते हो जो CO में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा, बट पहले स्टेप्स समझिए कि क्वेश्चन को टारगेट कैसे करना है। तो कार्बन के आप वो मोल पता करेंगे जो CO में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो मोल कितने हैं, जितने प्योर कार्बन के मोल हैं उसके 60% मोल। तो मान लीजिए यहां पर आपको अगर x मोल कार्बन मिलते हैं तो x मोल का 60% मोल कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें। अगर इस प्रोसेस में कार्बन का मोल पता है तो आपको 1 मोल के लिए हीट पता है, तो जितना मोल कार्बन होगा उसके रेस्पेक्ट में आप हीट पता कर लोगे। ठीक है, तो ये तो हुआ 60% कार्बन के मोल के लिए। बाकी बचा हुआ जो मोल्स ऑफ कार्बन है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, CO2 फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर भी 1 मोल के लिए कितना हीट रिलीज होता है, 400 किलो जूल। तो जितना मोल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा उसके रेस्पेक्ट में हम हीट पता कर लेंगे, और टोटल हीट हम बता देंगे वो किसके लिए होगी, 0.6 किलोग्राम कोल सैंपल के लिए होगी, जिसकी प्योरिटी कितनी है, 60% है। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोसेस के लिए हीट चेंज आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 1 सेकंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 इक्वेशंस आपको दी हुई है, 2 पैरेलल इक्वेशन, दोनों के लिए कितना हीट रिलीज होगा ये आपको बताया हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच आप बोलेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसमें 100 किलोजूल पर मोल रिलीज होगा, इसमें 400 किलोजूल पर मोल रिलीज होगा। फिर आप देखिए कार्बन का मास कितना था, 0.6 किलोग्राम। इसका 60% आपने लिया है क्योंकि 60% ही प्योर है, तो इसका 60% आपको कितना मिला, 360 ग्राम। ठीक है, मींस यहां पर 360 ग्राम ही इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। फिर आपने देखा कि 360 ग्राम का केवल 60% 216 ग्राम कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, CO फॉर्मेशन में। तो CO फॉर्मेशन में आप देख सकते हो कि केवल 216 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसे मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे 12 से। वही स्टेप्स है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे हमारे पास मिलेगा कार्बन का मोल, और इन मोल के रेस्पेक्ट में कितनी हीट रिलीज होगी आप देख लीजिए। यहां पर 100 किलोजूल कितने मोल के लिए था, 1 मोल कार्बन के लिए था। अगर कार्बन का मोल इतना होगा तो कितना हीट आपको मिलेगा, -1800 किलोजूल। यहाँ पर माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये अमाउंट प्रोसेस से रिलीज हो रहा है। अब देखिए अगर आप 216 ग्राम CO फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो रहा है, तो 360 ग्राम में से अगर 216 ग्राम CO बना रहा है तो बचा हुआ 144 ग्राम किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, CO2 में। तो हम ये बता सकते हैं कि CO2 में अगर 114 ग्राम कार्बन है तो इसका मोल आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग 12। तो यहां पर कार्बन के मोल अगर आप पता कर लेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कितना हीट रिलीज होगा पता कर लेंगे ना। सेम स्टेप से रिपीट हो रही है बच्चों। ऊपर वाले केस में पर मोल कितना हीट रिलीज हुआ था, -400 किलोजूल, 400 किलोजूल पर मोल। अब आपने इतना मोल अगर कार्बन लिया है तो उसके लिए कितना हीट रिलीज होगा, 4800 किलोजूल। तो यहां पर अगर कंप्लीट प्रोसेस की हीट को ऐड कर दिया जाए तो 1800 प्लस 400 आपको मिलेगा 6600 किलो जूल, 6600 किलो जूल हीट यहाँ पर रिलीज होगी। तो जो अमाउंट आपको दिए हुए हैं ये 1 मोल कार्बन के लिए दिए हुए हैं। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में करना क्या था कि कार्बन के वो मोल पता कर लो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए हम हीट बता देंगे तो फाइनल हीट हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
हैं। फिर बाकी कहानी डिपेंड करती है कि कार्बन के कितने कितने मोल दोनों प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके लिए आपको प्योरिटी कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और मास को मोल में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन था, बट स्टेप्स इतनी सारी थी कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि एक और आसान सा क्वेश्चन, या फिर हम बोलें कि वो क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आप जनरली क्लास में वैसे ही सॉल्व कर लेते हो। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, एक मिक्सिंग का क्वेश्चन है। दो सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो और मिक्स करने पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी पीएच पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आयनिक इक्विलिब्रियम में करते हो जहां पर आप एसिड एसिड मिक्सचर, यहां पर आप देख रहे हो कि जो दोनों एसिड मिलाए जा रहे हैं दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये तो ईजिएस्ट केस है हमारे कंटेंट का, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को आपस में मिक्स कर रहे हो। जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें कितनी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उनके बेसिस पर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 200 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of the mixture, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है। अगर आपको log 2, log 3, log 5, log 7 की वैल्यू चाहिए तो आप यहां से पिक कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है कि HCl सॉल्यूशन है आपके पास। HCl सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है, 0.01 मोलर। इसका वॉल्यूम कितना है, 200 ml। H2SO4 सॉल्यूशन के बारे में क्या दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम है आपके पास 400 ml और इसकी मोलरिटी है 0.01 मोलर। अब आप लोगों को क्या पता है कि जब मोलरिटी और वॉल्यूम साथ में नजर आए तो हम सॉल्यूट के मोल बता सकते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन में HCl का मोल कितना है। मोल क्या होता है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम अगर ml में है तो आपको मिलेगा मिलीमोल। तो इस केस में HCl का मिलीमोल आपको कितना मिलेगा, 2 मिलीमोल HCl यहां पर होंगे। यहां पर H2SO4 के मिलीमोल क्या होंगे भाई, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ। H2SO4 के मिलीमोल कितने होंगे, 4 मिलीमोल होंगे। हमारे पास दोनों के मिलीमोल आ गए। लेकिन हमें क्या बतानी है, पीएच। और पीएच के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, पीएच के लिए हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर H+ कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो पीएच मिल गया। और H+ कॉन्सेंट्रेशन यहां पर क्या होगा, H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ का मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लीटर में आपको पुट करना है। मींस हमें H+ के मोल पता करने हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो अगर आप दोनों को मिक्स करोगे तो वॉल्यूम तो आपके पास कितना हो जाएगा, 200 + 400 600 ml हो जाएगा, 0.6 लीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो हमें पता है, हमें H+ के मोल पता करने हैं। अब ये मोल किसके हैं, HCl के। अरे भैया जितने HCl के मोल होते हैं उतने ही H+ के मोल होंगे। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कितने H+ देगा आपको, 2 मिलीमोल। H2SO4 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और H2SO4 एक डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड है तो इसके केस में H+ के मिलीमोल आपको कितने मिलेंगे, 2 × 4 8 मिलीमोल। तो अब आप बोल सकते हैं कि H+ के टोटल मिलीमोल आपको कितने मिल रहे हैं, 10 मिलीमोल। अब अगर यहां पर आप मिलीमोल पुट कर रहे हो तो यहां पर वॉल्यूम ml में पुट कर देना वैलिड है, फिर आपको मिलेगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो वैसे तो मैंने सारा सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर लिया है। H+ के टोटल मिलीमोल कितने हो जाएंगे, 10, और टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, 600 ml। आप मिलीमोल ले रहे हो तो यहां पर ml ले सकते हो और इसे अब लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे सॉल्व करें, H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालें, लॉगरिथम लें, नेगेटिव लॉगरिथम लोगे तो आपको पीएच मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसकी फाइनल कैलकुलेशन क्या रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने H+ की कॉन्सेंट्रेशन पता कर ली। ये होंगे हमारे पास H+ के मोल फर्स्ट सॉल्यूशन में, HCl सॉल्यूशन में, ये H2SO4 सॉल्यूशन में मोल है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये टोटल वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है और ये आपके पास मिलीमोल्स आ गए। तो ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। आपने इसका नेगेटिव लॉगरिथम लिया और इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो पीएच आपको मिलेगी 1.78। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जिसे आप इजीली कर सकते थे। Now student, you can see one more interesting question which is from surface chemistry। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है given below are the critical temperature of some of the gases। एक गैस है हीलियम जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर आपको 5.2, CH4 का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन, काफ़ी ज़्यादा है He के कंपैरिजन में। CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख सकते हो 304.2 और अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर आप देख सकते हो 405.2।
0.5। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है द गैस शोइंग लीस्ट एड्जॉर्प्शन ऑन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। चारकोल क्या है? सरफेस प्रोवाइडर है जिसकी सरफेस पर एड्जॉर्प्शन होगा, और ये एड्जॉर्प्शन किसका होगा? किसी गैस का होगा, और पूछा गया है कि इनमें से किस गैस का एड्जॉर्प्शन सबसे कम होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर का रोल क्या होता है इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा उसका एड्जॉर्प्शन जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होगा उसका एड्जॉर्प्शन यहाँ पर लीस्ट होगा। तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का आइडिया होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर हम किसे डिफाइन करते हैं। ये वो टेम्परेचर होगा जिससे ज़्यादा टेम्परेचर पर आप प्रेशर चेंज करके किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर आपने आइडियल और रियल गैसेस के अंदर अच्छे से समझा है तो आप बता सकते हैं कि अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस गैस के अंदर जो मोलिकुलर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो हीलियम के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन यहाँ पर वीक होंगे, और यहाँ पर आप देखोगे तो हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका जो एड्जॉर्प्शन है सरफेस पर वो लोवेस्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नाउ यू कैन चेक योर आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर इज द एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर हीलियम के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम था, तो हीलियम का जो एड्जॉर्प्शन है वो कम होगा। ठीक है स्टूडेंट। इन लिक्वेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर टिन द मेटल। लिक्वेशन प्रोसेस में बेसिकली करते क्या हैं? लिक्वेशन प्रोसेस में हम मेटल और उसके साथ जो नॉन मेटल है उनको हीट करते हैं। अब जो पिघल सकता है वो पिघल के नीचे आ जाता है, तो मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो कम होगी इस कंडीशन में, और जो क्या इंप्योरिटीज होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हम इसको सेपरेट आउट करते हैं। तो देखिए लिक्वेशन प्रोसेस इन दिस मेथड लो मेल्टिंग मेटल टिन की मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो इंप्योरिटीज से, मतलब जिसमें मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंप्योरिटीज greater than melting point of मेटल की मेल्टिंग पॉइंट से इंप्योरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो पिघल जाएगी, पिघल के गिर जाएगी स्लोपिंग सरफेस से, और इंप्योरिटीज वहीं रह जाएगा। Given below are two statements. Steny is an example of a molecular hydride. Steny is a planar molecule. तो देखिए स्टेनी जो है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कुछ नहीं, ये टिन हाइड्राइड है। एक्चुअली टिन टेट्राहाइड्राइड है। आप देखिए टिन में 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये कोवेलेंट है, ये मोलिकुलर हाइड्राइड है, बट इट इज नॉट प्लानर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल है। अगर आप इसका निकालोगे तो ये टेट्राहेड्रल आ जाएगा। इसका ओरिएंटेशन, इसका ज्योमेट्री चेक करोगे तो ये टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? सी। हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 फॉल्स हो गया, ये प्लानर मॉलिक्यूल नहीं है। पोर्टलैंड सीमेंट कंटेन्स X to enhance the settling time. What is X? देखिए सीमेंट में हम उसको सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए जिप्सन मिला देते हैं। तो देख लो ये है जिप्सन, यही मिलाते हैं। इसके सॉल्यूशन में भी यही लिखा होगा, व्हेन मिक्स्ड वाटर द सेटिंग ऑफ सीमेंट टेक्स प्लेस टू गिव ए हार्ड मास is due to the hydration of molecules of constituents and their rearrangements. Gypsum is added to enhance the setting time. तो gypsum क्या है बच्चों? CaSO4.2H2O, ये वो यहां पे है, इसके साथ में है। ऑप्शन बी। When borax is heated with COO on platinum loop, blue colored bead formed is largely due to, देखिए जब भी बोरैक्स को हीट करते हैं Na2B4O7.10H2, हालांकि इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन
जो क्रिस्टलाइजेशन है वो अलग होता है, बट हम इसके मोलिकुलर फार्मूला को लेके चलते हैं Na2B4O7.10H2O। जब हम इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले 10H2O गायब हो जाता है, Na2B4O7 बच जाता है। तो जैसे जैसे आप हीट करते हैं तो एक बीड बनता है, बीड, ग्लासी बीड। उस बीड को हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल के कलर को टेस्ट करने में यूज करते हैं। उसी पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम इसके सॉल्यूशंस को देखें तो हम पहले बोरेक्स बीड बना लिए। ये जो बीड हुआ, इस बीड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट कर दिया तो COBO2 होल ट्वाइस कोबाल्ट 2 मेटाबोरेट ब्लू कलर का एक कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने आपको बताया किस तरह से बीड बनता है, B2O3 का एक बीड बन जाएगा। अब वह जो B2O3 है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ फिर से उसको हीट कर दिया हमने। बेसिकली करते क्या है कि जो बीड बना ना, बीड मान लीजिए लेट से ये बीड बना, तो इस बीड को हम किसी भी मेटल सॉल्यूशन में, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में इसको डाल देते हैं। डालने के बाद इस बीड के ऊपर में कुछ तो लेयर आ गया होगा इसके पूरे चारों तरफ, इसके सरफेस पे। अब इसको हम हीट करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कोई और कलर देगा और रिड्यूसिंग फ्लेम में कोई और कलर देगा। तो इतना डीप में क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन तो सिंपल सा पूछा गया है कि इसमें ये कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमने वो बता दिया, और किस कलर का है, तो वो ब्लू कलर का है। Which of the following 3D metal ion will give the lowest enthalpy of hydration when dissolved in water? देखिए, जनरली हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन चार्ज। हमें पता है हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज के अनुसार से बढ़ता है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाओगे, और डिक्रीज होगा जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा। इसीलिए डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी घटती थी। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो फॉलो सिमिलर ट्रेंड विथ एक्सेप्शन। हमें पता है कि डी ब्लॉक में सम एक्सेप्शंस आता है। तो देखिए, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली डेटा है, कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में ये सारे डेटाज दिए हुए हैं। कोई कोई क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट आता है, जिसको हमें ध्यान रखना होता है। तो ये ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आप देख लीजिएगा, octahedral complex of copper 2 undergoes structural distortion, जॉन टेलर इफेक्ट। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जनरली जॉन टेलर इफेक्ट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जॉन टेलर डिस्टोर्शन से क्वेश्चन आया है। तो मैं स्लाइड को आगे बढ़ाने से पहले मैं छोटी सी बात कर देता हूं आपसे। जॉन टेलर डिस्टोर्शन जो है वह तब होता है जब हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, और ये तब होता है जब डिसिमिलर एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड हो, तो तब इनमें डिस्टोर्शन आता है, तब इनमें रिपल्सन आता है। जो एक्सियल होता है वो लंबा हो जाएगा, इक्वेटोरियल छोटा हो जाएगा, या इक्वेटोरियल लंबा हो जाएगा, एक्सियल छोटा हो जाएगा। आपको पता है कि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल में और एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसी को डिस्टोर्शन कहते हैं। अब देखिए, जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज सीन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड लिगेंड में D4 और D9। किसमें? D4 में और D9 में डिस्टोर्शन शो होता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सिर्फ D7 में होता है। व्हाट इज दिस D4 एंड D7? D4 एंड D7 एंड D9 is the number of electrons on in central atom। एक्चुअली हमारे पास एक कंपाउंड मिल गया। अब उस कंपाउंड में से हम जब उस पे कोई चार्ज होगा उसके सेंट्रल मेटल पे, उस चार्ज से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। निकालने के बाद उस कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डी में हैं? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है? डी में। 3D में, 4D में, 5D में अकॉर्डिंगली, मतलब जैसे 3D सीरीज का मेटल है तो 3D में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4D सीरीज का मेटल है तो 4D में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, अब अगर आप देखोगे तो देखो, नाउ इफ वी सी अबव, इन ऑल ऑप्शन वी हैव Cu2+, which means it has D9, so that compound which contains weak field ligand D9 हमारे को मिल रहा है, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या है? Cu2+। Cu2+
मतलब Cu2+ का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 3D9 4s0 और यहां पे चलो लिख देते हैं आर्गन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। यानी जब 3D9 आया तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छा तो कहीं ना कहीं वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। वीक फील्ड लिगेंड है जिसमें कॉपर के साथ जो वीक फील्ड लिगेंड वाला होगा वही डिस्टोर्शन देगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला तो D7 पे देता, अगर D7 आता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला देता। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए। Dinitrogen is a robust compound but reacts at high altitudes to form oxides. Yes, ये तो बहुत the oxide of nitrogen that can damage plant leaves and retard photosynthesis. हमें पता है NO plus O2 क्या मिलता है? NO2 NO plus O2 ये बनाता है NO2। यही फोटोसिंथेसिस को क्या करता है? रिटार्ड करता है, डैमेज करता है। And question states that correct structure of gamma methyl cyclohexane कार्बेल्डिहाइड is, इसमें से करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है किसका? गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड तो कहाँ कहाँ एल्डिहाइड है? यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड। अल्फा बीटा गामा ये पोजीशंस होती है। तो हमें पूछा है कि गामा पे जो मिथाइल लगा है वो कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो जनरली जो भी ग्रुप लगा होता है इसके जस्ट बगल में जो भी कार्बन होता है उसको उस पोजीशन को कहते हैं अल्फा, और फिर उसके जस्ट बगल बीटा, उसके जस्ट बगल गामा, उसके जस्ट बगल गामा। तो हम इन सब में यही देखेंगे कि जो मिथाइल लगा है किस स्ट्रक्चर में गामा पोजीशन पे लगा है। लकीली इसमें ऑप्शन ए में ही देखिए अल्फा बीटा गामा, गामा पे मिथाइल लगा है और हर जगह यहाँ पे बीटा पे लगा है। यहाँ पे ये अल्फा हो गया, बीटा गामा, और फिर ये कुछ और ही पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसका देखिए प्रॉपर करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ये पोजीशन अल्फा, ये बीटा, ये गामा, गामा पे मिथाइल लगा है, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और ये कार्बेल्डिहाइड। Question states that compound A undergo following sequence of reaction to give compound B, and the correct structure and chirality of compound B is। compound A ये है हमारा, ये सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ये दिया है, और एरो के ऊपर क्या दिया है? मैग्नीशियम, ईथर, सॉल्वेंट है, ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सेकंड नंबर पे D2O दिया है। काइंड ऑफ वाटर ही होता है, हार्ड वाटर बोल सकते हो, हैवी वाटर, ठीक है। अब इस सबस्ट्रेट को हमें इन चीज़ों से ट्रीट कराना है। दिस इज आवर सबस्ट्रेट एंड दिस इज द रीजन वी शुड रिएक्ट दिस रीजन टू दैट सबस्ट्रेट। सो ये है क्या? ये जो सबस्ट्रेट में फंक्शनैलिटी अगर देखो, कौन सा पार्ट इससे रिएक्शन कर सकता है? ये वाला पार्ट, ये अल्काइल हैलाइड है, काइंड ऑफ अल्काइल हैलाइड है। मैग्नीशियम इज अ मेटेलिक बेस, मेटेलिक बेस बोलते हैं। अब इसका प्रॉपर रिएक्शन हम सॉल्यूशन में देखते हैं क्या है। देखिए ये हमारे पास सबस्ट्रेट है अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम, and this magnesium and alkyl halide together react to form a Grignard reagent. This is called Grignard reagent. In general this is alkyl part and MgX। एक्चुअली में Mg जो है इंसर्ट हो गया है इसके बीच में इंसर्ट हो गया है। इसको मैग्नीशियम को हम लोग मेटेलिक बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन करेगा, और हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन में ये काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, R- काफ़ी इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो यहाँ पे जो R- है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जो अल्काइल वाला पार्ट है, जो R- वो अटैक कहाँ करेगा? सेकंड नंबर पे क्या दिया था? H2O दिया है। तो सेकंड नंबर पे ये जो R- जो अल्काइल पार्ट है HD पे अटैक करेगा, और उधर से OD- निकलेगा, ठीक है। काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा D पे, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा क्या? यहाँ पे ये D पे अटैक किया, D इधर आ गया, और ये क्या है? एक कायरलिटी डेवलप्ड की है, एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप लग गए तो स्टीरियो। तो हमारा क्या? नाउ द मार्क कार्बन बिकम एसिमेट्रिक, या फिर कायरल इसे कहते हैं। हैंस मॉलिक्यूल दिस पोजीशन और दिस ओवरऑल मॉलिक्यूल इज कायरल, एंड दिस इज द प्रॉपर वे हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question states that
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पहला है द कंपाउंड दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन की बोल रही है ये जो कंपाउंड है मिरर इमेज है क्या, मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड है, ये जो इमेज है ये क्या मिरर इमेज है इसकी, कंपाउंड ए की। दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव द ऑप्शंस आर in the light of above statement choose the most appropriate answer from the option given. This is the part of the question and the options are both statement first and second are correct. both statement first and second. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही थी, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है द कंपाउंड ये इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेंगे। ये कार्बन पे NO2 लगाया, H लगाया, टू डिफरेंट ग्रुप लगाए और ये भी तुम्हें लग रहा होगा कि सेम ग्रुप लगा है, लेकिन इसके एल्कीन्स पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे देखो ट्रांस एल्कीन है, यहाँ पे सिस, मतलब कि दोनों हैवी ग्रुप्स एक साइड लगे हैं, यहाँ अपोजिट साइड लगे हैं। EZ से भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे GI शो कर रहा है, ये अपने में एक GI शो कर रहा है, तो ये डिफरेंट ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। ये अपनी इनके अलग स्टीरियो है। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, ये लग रहा है इसका मिरर इमेज, किसी भी एंगल से ये इसका मिरर इमेज है कंपाउंड, दिस मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड है नहीं, तो मतलब स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट ट्रू। सो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नो, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट, दिस इज ऑप्शन सी। And look, this is the proper solution of that. Given below are the two statements that we already discussed, and this is the correct explanation that statement first is correct and second is incorrect. Question states that when ethanol is heated with conc H2SO4, a gas is produced, the compound formed when the gas is treated with the cold dilute aqueous solution of Bayer's reagent is, तो कौन सा गैस बनेगा वो बोल रहा है। when इथेनॉल को लिया गया, पहले इथेनॉल को लिया गया, उसको हीट किया गया कॉन्क H2SO4 के साथ, एक तरह की कोई गैस निकली है, जो गैस निकली है उसको क्या किया गया, द कंपाउंड फॉर्म, गैस निकली, दैट्स ओके, द कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस गैस, मतलब जो गैस निकली है उस गैस को फिर हम ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीटेड विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेयर्स रीजेंट के साथ उस गैस को ट्रीट किया जो निकली थी यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में। जब हमने इथेनॉल और कॉन्क H2SO4 को ट्रीट किया था तो कोई गैस निकली, जो भी गैस निकली उसको हमने कोल्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेयर्स रीजेंट के साथ ट्रीट किया, तो फर्दर प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्हीं ऑप्शन में से कोई बनेगा, ठीक है। अब हमें इथेनॉल को ट्रीट कराना पड़ेगा H2SO4 के साथ ये पूरा रिएक्शन करने के लिए, तभी हमें पता चलेगा इन फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। देखो इथेनॉल ये हमारा, हमने H2SO4 के साथ जब ट्रीट कराया होगा तो डिहाइड्रेशन हुआ होगा, यहाँ से H और ये OH बाहर निकल के क्या बनाया होगा, एसिटिलीन गैस बनाया होगा। इस गैस को हम लोग इथीन गैस बनाया होगा। एसिटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं, ठीक। इथीन गैस बनाया, डिहाइड्रेशन से वाटर निकला तो इथीन गैस बनी। अब इथीन वाटर यहाँ पे, ठीक है, बाहर निकल गया। इथीन गैस फर्दर ट्रीट किससे किए हैं, एल्कलाइन KMnO4 जो कि पर्पल कलर सॉल्यूशन होता है, इसी को कहते हैं बेयर्स रीजेंट भी कहते हैं। ये डीकलराइज कर देता है, अनसैचुरेशन टेस्ट भी हम लोग इसी से करते हैं, BR उससे क्या कहते हैं, बेयर्स रीजेंट से, ठीक है। अब देखो जब हम एल्कलाइन KMnO4 इस गैस के साथ ट्रीट किए तो ये सिस डायोल बनाता है। सिस डायोल मतलब दोनों साइड एक ही साइड एडिशन करता है OH का, और द फाइनल प्रोडक्ट इज इथेन 1,2 डायोल, इसी को ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन था ना, ऑप्शंस में एक ऑप्शन था ग्लाइकोल, ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट, दैट इज, ये जब हम ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो ग्लाइकोल बनेगा। एंड क्वेश्चन स्टेट्स दैट हिंसबर्ग रीजेंट क्या है इनमें से, दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कम्स फ्रॉम NCERT। हिंसबर्ग रीजेंट कौन सा है इसमें से पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए हिंसबर्ग रीजेंट क्या, अगर तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। बेसिकली हिंसबर्ग रीजेंट हमारा 1 डिग्री एक टेस्टिंग रीजेंट होता है हमारा, जो बताता है कि किसको टेस्ट करता है वो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स के टेस्ट के काम में आता है। सो प्रॉपर सॉल्यूशन दिस इज हिंसबर्ग रीजेंट। ऑप्शन ए में ये दिखा होगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग रीजेंट करता है। ये यूज करते हैं इसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को, दैट इज
Hinsberg reagent. And question states that which of the following is not a natural polymer. इनमें से, इन ऑप्शंस में प्रोटीन, स्टार्च, रबर, रेयन में से कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है? तो हमें पता है कि प्रोटीन क्या है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मिला जाता है, वो भी एक काइंड ऑफ पॉलीमर है, बहुत सारी अमीनो एसिड कनेक्ट करके प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है, तो उसको भी हम एक पॉलीमर बोलेंगे। स्टार्च क्या है? स्टार्च तो इटसेल्फ पॉलीमर है, ठीक है, ग्लूकोज, स्टार्च ये पॉलीमर होते हैं, ठीक है। स्टार्च बना होता है एमाइलोज और एमाइलोपैक्टीन से, ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो पॉलीमर भी। तो स्टार्च और प्रोटीन तो क्लियर है। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली कम फ्रॉम एनसीईआरटी। रबर इटसेल्फ इज अ नेचुरल पॉलीमर। रबर पेड़ से निकाला जाता है काट के, तो वो नेचुरल पॉलीमर है। रेयन एक ऐसा है जो कि सिंथेटिक पॉलीमर है। तो हम बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप किसको टिक करेंगे? आप ऑप्शन डी इज वन ऑफ द बेस्ट सुटेबल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। रेयन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या प्लांट से नहीं निकलता है, दिस इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लैब, सो रेयन इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। Question states that given below are two statement, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R, ठीक है। पहले में assertion A में कोई statement दी है, दूसरे में reason दिया है किसी चीज उसका, ठीक है। अब देखो इसको पहले completely क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या दिया है। assertion A बोल रहा है amylose is insoluble in water, this is a statement, amylose is insoluble in water and reason are amylose is long linear molecule with more than 200 glucose unit. In the light of above statement, choose the correct answer from the option given below. अब देखो ये इन ऑप्शंस में से इन स्टेटमेंट्स में क्या गलत है क्या सही है, उसके बेसिस पे ये ऑप्शंस हमें सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is correct but R is not correct. A is not correct but R is. First of all, assertion A, amylose is insoluble in water. This is incorrect statement. This is also a fact based question, directly comes from NCERT, ठीक है। amylose is actually में वो soluble होता है water में। amylose वही स्टार्च का ये कंपोनेंट है, amylose 20% और amylopectin 80%, और ये चीज soluble होती है वाटर में। और रीजन जो दिया है, amylose is long linear molecule with more than 200 glucose unit, सही बात है। ये मैंने स्टार्च पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज बताया था कि ग्लूकोज ये स्टार्च हो गया या फिर तुम्हारा जो भी प्रोटीन हो गया, ये सब लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं। तो यहाँ पे जो एमाइलोज है वो पॉलीमर है, एक तरह का लीनियर मॉलिक्यूल का पॉलीमर है, 200 ग्लूकोज यूनिट से बना होता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, सो लेट्स सी इज द प्रॉपर सॉल्यूशन। असर्शन ये दिया था, रीजन ये दिया था। ए इज नॉट करेक्ट, क्लियर, ए तो नहीं करेक्ट था, बट आर इज करेक्ट। एमाइलोज इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड एमाइलोज इज लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विद मोर देन 200 यूनिट्स। Now you can see this question is from ionic equilibrium और एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। तो टाइट्रेशन पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, अ कंपाउंड एक्स इज अ वीक एसिड एंड इट एग्जिबिट्स कलर चेंज एट पीएच क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट पर ये कलर चेंज शो करेगा कंपाउंड एक्स से, जो कि एक वीक एसिड है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विद CH3COOH। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NaOH विद CH3COOH, इस टाइट्रेशन की बात कर रहे हो। कंपाउंड एक्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन बेसिक मीडियम द कंपाउंड एक्स इज। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि बेसिक मीडियम में ये कंपाउंड एक्स जो है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और उस फॉर्म में इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है जो कि एक वीक एसिड है। तो आप बताइए वो कंपाउंड एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फिनोफ्थिलीन और इराइक्रोम ब्लैक टी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जैसा कि हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हिंट देखते हैं कि ये वीक एसिड है और ये जो कंपाउंड है जो वीक एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन की, इस टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए जो इक्विवेलेंस पॉइंट आपको मिलेगा वो 8 to 10 के बीच में होगा, 8 पॉइंट समथिंग आपको कोई इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा, तो वहां पर ये कलर में चेंज शो करेगा। और ये बेसिक मीडियम में आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो बच्चों हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर होगा, जो कंपाउंड होगा, वो कौन सा कंपाउंड होगा? फिनोल्फ्थलीन इज परफेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट, फिनोल्फ्थलीन इज करेक्ट, जो कि एक वीक एसिड है। और ये किस इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए यहाँ पर कलर चेंज शो करेगा? तो इसके लिए जो पीएच रेंज जो डिफाइन होगी जहाँ पर कलर चेंज शो करेगा, इट विल बी फ्रॉम 8 to 10। ठीक है, तो ये इसकी पीएच नहीं है, ये वो केस है जहां पर ये कलर चेंज शो कर सकता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, हियर यू कैन सी दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है गैसियस स्टेट से। और यहाँ पर आप देख रहे हो x ग्राम ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 इज मिक्सड विद 200 ग्राम ऑफ नियॉन। मीन्स ऑक्सीजन और नियॉन का यहाँ पर एक मिक्सचर है। द टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिव मिक्सचर, ये मिक्सचर नॉन रिएक्टिव है। यहाँ पर O2 और नियॉन के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ये एक नॉन रिएक्टिव मिक्सचर है। और इस नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के लिए टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है 25 बार। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन इज 20 बार। इसमें नियॉन कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है? 20 बार एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। मींस आपको पता करना है कि ऑक्सीजन का कितना मास उस कंटेनर में मौजूद है। तो अगर आपने पार्शियल प्रेशर स्टडी किया हुआ है तो क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा आपको कि इस कंटेनर में हमने O2 और नियॉन दोनों को फिल कर दिया है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों है। ऑक्सीजन का मास यहाँ पर x ग्राम है और नियॉन का मास यहाँ पर कितना है? 200 ग्राम है। हमें क्या पता है कि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा? ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर और नियॉन के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर कितना है? 25 है और नियॉन का पार्शियल प्रेशर 20 है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? 5 बार होगा। या इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है कि नियॉन के पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहां पर अगर आप देखें तो नियॉन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 20 है और टोटल प्रेशर कितना है? 25 है। तो नियॉन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? नियॉन का मोल फ्रैक्शन होगा नियॉन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मींस मोल ऑफ नियॉन प्लस मोल ऑफ O2। अब आप देखिए इस इक्वेशन में नियॉन का मोल कितना रखें? तो नियॉन का मास कितना है? 200 है। तो नियॉन का मोल कितना होगा? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास जो कि कितना है? 20 है। इसका ग्राम एटॉमिक मास 28 मींस देयर आर 10 मोल्स ऑफ नियॉन आर प्रेजेंट ओवर हियर। तो नियॉन के कितने मोल्स आप ले सकते हो? 10 मोल ले सकते हो। ऑक्सीजन के कितने मोल लिए जाएं? भाई ऑक्सीजन का मास नहीं पता, तो ऑक्सीजन का मोल आपके पास कितना होगा? x/32। तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन के मोल कितने पुट करेंगे? x/32। तो आप पाएंगे कि एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें x एक वेरिएबल होगा, एक अननोन वेरिएबल होगा, जिसे आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो देखिए इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसा कि आप देख सकते हैं कि नियॉन का पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, और यहाँ से नियॉन के मोल फ्रैक्शन 4/5 होंगे। और एक्चुअल में जो नियॉन के मोल फ्रैक्शन है वो क्या होंगे? नियॉन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल्स ऑफ नियॉन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। और आपको एक इक्वेशन मिलेगी जिसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 80 ग्राम इन दिस केस। सो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में PF5, BrF5, PCl3, SF6, ICl4 ClF3 and IF5. Amongst the above molecules ions, the number of molecules ions having sp3d2। ये तो easiest क्वेश्चन है। आपको इतना अच्छे से सिखाया जाता है फाइंड करना हाइब्रिडाइजेशन के, आप यूं ही आप स्ट्रक्चर बनाओ और इसका आंसर पाओ। देखो अब सबका स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है, आप देख लीजिए। PF5 sp3d, BrF5 this is sp3d2, SF6 again this is sp3d2 and ICl4 माइनस। Cl तो हम लगा देंगे, I में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक और आ गया तो 8 हो गया, तो 2 4 यूज हो गया और 2 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा लोन पेयर। तो कितने sp3d2 हैं? 1 2 3 और भी हैं, 1 2 एग्जांपल्स और हैं। ये देखिए ClF3,
दिस इज अगेन sp3d। क्यों ये sp3d हुआ? आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना तो बाएं हाथ का खेल है, आप बना लेंगे, कुछ नहीं करना। सेंट्रल एटम पता करना है, सेंट्रल एटम पता करके आपको फिर क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से सबको पहले जोड़ना है। अगर ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड की आवश्यकता है तो डबल बॉन्ड देंगे, जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको लोन पेयर पर रख देंगे। इतना आसान तरीका है बनाने का। IA5 sp3d2 PCl3, दिस इज sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड इसमें काउंट ही नहीं करते हैं। और देखिए इन सारे क्वेश्चन में पाई बॉन्ड है भी नहीं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर है। तो जब आप काउंट करेंगे तो आपने देखा पीछे 3 थे और IF5 4 और ये 5। तो हमारा करेक्ट आंसर, पीछे शायद 2 थे तो यहां पे कितने हैं, 1 2, तो हमारे पास कितने आ गए, पीछे 2 और इधर 2, 4। टोटल आंसर हमारा कितना आया, 4। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये क्वेश्चन पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए वॉज डिजॉल्व इन 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल। तो इथेनॉल के अंदर हम किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं जिसका मास है 1.80 ग्राम। तो इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू बी 155.1 केल्विन। तो इसमें ये सॉल्यूट ऐड करने से इसका फ्रीजिंग पॉइंट अब आपको कितना मिलता है, 155 केल्विन। और आपसे पूछा गया है कि इस सॉल्यूट ए का मोलर मास क्या होगा, इसका ग्राम मोलिकुलर मास क्या होगा। और दिया हुआ है कि इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में 156 होता है। प्योर इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 156 केल्विन है। साथ में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ इथेनॉल इज 0.80 ग्राम पर ml और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी आपको दिया हुआ है जिसे आप डिनोट करते हैं KF से। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या रहेगी, भाई हमने पढ़ा है दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू KFM। मीन्स हमने ये एक बेसिक सा फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दें दैट डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। आई की वैल्यू वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पर 1 रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें KF की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और डेल्टा TF क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि पहले फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 156, अब कितना हो चुका है 155.1। इट मीन्स डिप्रेशन कितना हुआ 0.9। टेम्परेचर डिफरेंस पता कर लीजिए, फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंस देख लीजिए, तो ये डेल्टा TF कितना होगा 0.9। KF आपको पता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी होगा मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोलैलिटी के लिए हम क्या पुट करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब सॉल्वेंट का वेट क्या होगा भाई, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है इथेनॉल। इथेनॉल का मास कितना है, क्वेश्चन में तो इथेनॉल का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें नीड है इथेनॉल के मास की। तो आप देखिए इथेनॉल की डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो डेंसिटी और वॉल्यूम से आप इथेनॉल का मास पुट कर सकते हैं और इथेनॉल के मास से आपको मिलेंगे मोल, किसके, इस सॉल्यूट के मोल मिलेंगे। और सॉल्यूट का अगर मास पता है, मोल पता है, तो आप मोलिकुलर मास बता सकते हैं। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। देखते हैं इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने सॉल्वेंट का मास पता किया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम बाय यूजिंग मास अपॉन डेंसिटी और वी कैन कैलकुलेट बाय मास बाय यूजिंग वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट 50 ग्राम विच इज मास ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ पर आप देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, KFM। KF यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। साथ में m क्या होगा, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर मोल ऑफ सॉल्यूट आप रखें, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम रखें। तो मोल ऑफ सॉल्यूट पता करने के लिए आपके पास सॉल्यूट का मोलिकुलर मास नहीं है, तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास केवल एक नॉन होगा मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसे आप पता कर लेंगे और आपको मिलेगा 80 ग्राम पर मोल। ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास कितना मिलेगा, 80। सो इस क्वेश्चन में 80 करेक्ट आंसर रहेगा।
सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक और क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये डायरेक्ट नंस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेल की बात की जा रही है जिसमें सी सेल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं Cu2+, कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, सिल्वर का दूसरा आपका इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 0.43 वोल्ट। ई सेल आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, ई सेल आपको गिवन है, ये है 0.43 वोल्ट, और सभी की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है। साथ में आपको दिया हुआ है कि आपको पता करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2+ टू Cu Cu के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता करना है, और जो आंसर आपको बताना है उसमें 10⁻² के मल्टीपल में जो वैल्यू आएगी वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथ में आप देखें आपको क्या गिवन है यहाँ पर आपको गिवन है कि आप 2.303 RT/F को, जो कि नंस्ट इक्वेशन में एक एक्सप्रेशन आपको मिलता है जिसे आप डायरेक्ट कितना ले सकते हैं 0.06 ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखें कि आपको सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑलरेडी गिवन है, जो कि हमें पहले से पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? सेल पोटेंशियल हमें पता है, और जो भी यहाँ पर आयन से सबकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, तो ये एक सिंपल केस बन जाता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट नंस्ट इक्वेशन लगाएं और जो वैल्यूज़ हैं उन्हें आप पुट करें, तो आप सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता करेंगे, और सेल का जो स्टैंडर्ड EMF होगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो कैथोड यहाँ पर होगा सिल्वर, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको ऑलरेडी गिवन है, और Cu2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिसमें आपको नंस्ट इक्वेशन की नीड होगी, तो आप नंस्ट इक्वेशन देख सकते हैं। E = E0 सेल, तो सेल पर हमने नंस्ट इक्वेशन लगाई 0.06/2। ये 2 कहाँ से आएगा भाई? हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि इसे ऐड करने के लिए आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट किया है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ बैलेंस हुए वो n होगा, ये आपने पुट कर दिया। लोग अब यहाँ पर प्रोडक्ट में, ये तो सॉलिड है भाई, तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+²। इसके बाद आप जो वैल्यूज़ आपको पता है वो रखें। तो आपको सेल पोटेंशियल पता है, आपने रख दिया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें नहीं पता, हमने E0 सेल रहने दिया 0.06/2। लोग यहाँ पर आप देखें Cu2+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको ऑलरेडी गिवन है 10⁻³ Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 10⁻²। बट यहाँ पर एक करेक्शन आपको करना होगा, यहाँ पर आपको करेक्शन करना होगा, ये होगा 10⁻³ अपॉन 10⁻²। ये स्क्वायर कंप्लीट पर नहीं है, ये स्क्वायर केवल Ag+ आयन पर होगा। ठीक है, तो ये एक करेक्शन आप कीजिए। इसके बाद आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आगे, तो आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे 0.43 E0 सेल, और इसे आप सॉल्व करेंगे ये 0.03 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा केवल 10 log 10, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो आप इसे भी यहाँ पर फ्री कर दीजिए, और E0 सेल की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.46 वोल्ट। ये होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा? कैथोड का रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, Cu2+ के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि आपको पता करना है। ये वैल्यू पता करनी है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, तो आपको फाइनल मिल जाएगा E0 फॉर Cu2+ टू Cu, देन यू विल गेट योर आंसर 0.34 वोल्ट, और 10⁻² के मल्टीपल में जो वैल्यू होगी वो होगी 34। सो 34 इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सो स्टूडेंट, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है। अज्यूमिंग 1 माइक्रोग्राम ऑफ ट्रेस रेडियो एक्टिव एलिमेंट X विद अ हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ आपको दी हुई है 30 ईयर्स, इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ ग्रोइंग ट्री, द अमाउंट ऑफ X रिमेनिंग इन द ट्री आफ्टर 100 ईयर्स। आफ्टर 100 ईयर्स इसका अमाउंट क्या होगा? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये होगी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपसे पूछा गया है आफ्टर 100 ईयर्स इसका अमाउंट क्या होगा। अगर इनिशियल अमाउंट 1 माइक्रोग्राम है तो हमें हाफ लाइफ भी दिया हुआ है, तो ये कॉमन सा केस बन जाता है कि जब आपको T हाफ पता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि T हाफ पता होने से हम रेट कांस्टेंट पता कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपको रेट कांस्टेंट पता होगा तो आप वो टाइम पता कर सकते हैं, आप
टाइम भी आपको गिवन है, आपको यहाँ पर टाइम भी गिवन है कि 100 ईयर्स के लिए आपको रिमेनिंग वैल्यू बतानी है, तो फिर क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। तो फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, यहाँ पर आपको हाफ लाइफ गिवन है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हाफ लाइफ आपको पता है तो रेट कांस्टेंट आप हाफ लाइफ से निकाल सकते हैं, और रेट कांस्टेंट अगर आपको पता लग जाए तो रेट कांस्टेंट से आप किसी गिवन टाइम के लिए जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आप स्टडी करते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल अमाउंट अपॉन टी टाइम अमाउंट, टी टाइम पर इसका अमाउंट क्या होगा। तो यहाँ पर टी आपके पास कितना रहेगा भाई, 100 ईयर्स रहेगा, और k की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ, जो टी हाफ और k के रिलेशन से आप पता कर लेंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे, ए नोट आपको कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम, तो इसके रेस्पेक्ट में AT जो आपको पता करना है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक आसान सी अप्रोच रहेगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, कि हमसे बात की जा रही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, जिसके लिए टाइम इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन रेट कांस्टेंट ln इनिशियल अमाउंट अपॉन टी टाइम अमाउंट, जिसे हमने a माइनस एक्स बोल दिया है। तो इसे फर्दर हम सिंपल फॉर्मेट में लिख देते हैं कि यहाँ पर जो टाइम है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 100 ईयर्स, और यहाँ पर आप रेट कांस्टेंट को कितना लिख सकते हो, ये आपके पास कितना हो जाएगा टी हाफ, आपको क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या जानते हैं दैट टी हाफ इज इक्वल टू ln2 अपॉन के, या के आपको कैलकुलेट करना है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं ln2 अपॉन टी हाफ। तो देखते हैं क्या हम इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी ln2 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ आपको दिया हुआ है 30। तो देखिए, तो यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करना है, यहाँ पर आपको लोग नहीं लिखना है, यहाँ पर ये वैल्यू होगी ln2, तो ln2 अपॉन 30, और यहाँ पर हमने इस a अपॉन a माइनस एक्स को a की वैल्यू को 1 लिख दिया, और जो t टाइम अमाउंट होगा उसे हमने w लिख दिया। तो यहाँ पर a नोट को जिसे आपने a बोला था वो 1 माइक्रोग्राम है, और AT जिसे हम यहाँ पर a माइनस एक्स बोल रहे हैं इससे हमने w माइक्रोग्राम ले लिया। तो हमें w यहाँ पर पता करना है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है। तो ये हमारे लिए अननोन वेरिएबल है जो हमें पता करना है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, ये है ln2, और आप देखें कि हम ln2 को लॉग में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड आपके पास क्या रहेगा ln, जिसे आप क्या लिख सकते हैं 2.303 log 2, आप ये किसे लिख सकते हो ln2 को। तो हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया, इसलिए लॉग फॉर्मेट में इस इक्वेशन को ले लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें 1 अपॉन w की वैल्यू 10 मिलेगी, तो w आपको मिलेगा 0.1 माइक्रोग्राम। यह आपको कितना मिलेगा 0.1 माइक्रोग्राम, और 10 टू द पावर माइनस 1 के मल्टीपल में जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1। सो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर होगा 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी टिपिकल नहीं है। सो इन दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में और जेई मेंस में भी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा चीज़ पूछा है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है। हमने रेडॉक्स में जैसे निकालना सीखा है हम वैसे भी निकाल सकते हैं। और एक छोटा सा ट्रिक और भी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो इस पे चार्ज है उस चार्ज को लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो चार्ज है माइनस सम ऑफ लिगेंड, सम ऑफ चार्ज ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑफ ऑल लिगेंड्स, ऑल लिगेंड्स। तो देखिए यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे ये सोडियम प्लस है, इसके वजह से यहां पे -1 जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -1 चार्ज है, माइनस ये पीरिडिन है, बाई पीरिडिन मतलब 2 पीरिडिन लगा हुआ है, तो ये तो न्यूट्रल लिगेंड होता है। चार्ज किसकी वजह से आएगी, सिर्फ क्लोरीन की वजह से आएगी, और क्लोरीन कितने हैं 4 हैं।
एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। तो हम 4 क्लोरीन है तो क्या करेंगे, -1 यानी -4, ये हो गया -4। तो ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगी कोबाल्ट पे वो +3 हो जाएगी, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। नाउ अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, इस कंपाउंड में टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं। तो देखिए ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं, मोनोडेंटेट। अब देखिए बाईपिराडिन अगर आप देखोगे यानी कि पिराडिन 2 है, एक इधर और 2 Cl है, 4 Cl है, Cl 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 Cl। अगर मैं बीच में कोबाल्ट को रख दूं तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए +6। सो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो ये 3 + 6 9। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर हो जाएगा 9। अगर हम सॉल्यूशन में भी देखें, सॉल्यूशन भी यही बताया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है एंड ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। सो सम ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज 9। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड ऑक्सो एसिड। ये सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं और इसमें आपको नंबर ऑफ दोज विद पर ऑक्सो लिंकेज। देखिए पर ऑक्सो लिंकेज इन ऑक्सो एसिड्स में हम इन सब का स्ट्रक्चर बनाना हमें सिखाया जाता है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से पर ऑक्सो लिंकेज बनाते हैं। H2SO3 देखिए इसमें कहीं पर ऑक्सो लिंकेज नहीं है। पर ऑक्सो लिंकेज का मतलब होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से लगा हो तो उसको बोलते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ H2H2O8 में पर ऑक्सी लिंकेज आ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और आसान सा क्वेश्चन जो कि मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमें पता होना चाहिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड के बारे में। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1.84 मिलीग्राम सैंपल ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड एक्स ऑफ मोलर मास। उस कंपाउंड का मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है और इसका कितना मास आप ले रहे हो ये भी आपको पता है। गेव 1.344 ml H2। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, इससे हम जो H2 बनाते हैं हमें H2 कितना मिलता है, 1.344 ml एट STP। तो STP पर आपको H2 का वॉल्यूम पता है और आपको पता करना है कि पॉलीहाइड्रिक अल्कोहलिक कंपाउंड के अंदर कितने अल्कोहलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड होगा उसमें हमारे पास n नंबर ऑफ OH ग्रुप होंगे और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये H होगा यही किस में कन्वर्ट होगा, H2 में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स अगर हम बात करें कि यहाँ पर जितने हाइड्रोजन के मोल होंगे उतने ही मोल यहाँ पर होने चाहिए। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए आसान है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल दोनों केसेस में इक्वल कर दें। कौन से हाइड्रोजन के, एल्कोहलिक हाइड्रोजन केवल ये वाला हाइड्रोजन होगा जो कि H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें रिएक्टेंट साइड में मींस पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलिक कंपाउंड में इस हाइड्रोजन के जितने मोल हैं वो किसके इक्वल कर देने चाहिए, H2 में जितने हाइड्रोजन के मोल होंगे। तो H2 में हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले वॉल्यूम को क्या बनाओगे, मोल बनाओगे। वॉल्यूम ml में है, STP पर है, तो वॉल्यूम बनाने के लिए, मोल बनाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 22400 से। तो आपने प्राप्त किया मोल ऑफ H2 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अब क्या बन चुका है, मोल्स ऑफ H एटम। तो H2 में हाइड्रोजन एटम के इतने मोल हैं, यहां पर H के कितने मोल होंगे। तो सबसे पहले इस
एल्कोहलिक कंपाउंड का मोल कितना है, तो 1.84 इसका मिलीग्राम था। इतना ग्राम हमारे पास ये कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 92 है। मास को मोलिकुलर मास से डिवाइड किया, आपको इसका मोल मिला। और इसके मोल को अगर आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसे n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हाइड्रोजन एटम का मोल बन चुका है। और ये मोल दोनों साइड इक्वल होने चाहिए। हमें अपना क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलने ही वाला है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और n की वैल्यू क्या होगी, उन्हीं एल्कोहलिक हाइड्रोजन का नंबर होगा जो कि इस कंपाउंड X में प्रेजेंट है, जो कि इस फॉर्मूला में प्रेजेंट है। तो देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट स्लाइड पर हमने H2 गैस का मोल निकाला जो कि इतना आया। तो हमने हाइड्रोजन का मोल निकालने के लिए H2 के मोल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये होगा हाइड्रोजन एटम का मोल। सिमिलरली हमने हाइड्रोजन एटम के मोल एल्कोहलिक कंपाउंड में भी निकाले। ये कंपाउंड का मोलिकुलर मास था और ये इसका मोलिकुलर मास है। n से मल्टीप्लाई किया तो ये हाइड्रोजन का मोल हुआ। इसे सोल्व किया, n की वैल्यू आपको मिल जाती है 6। मीन्स यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम उस एल्कोहलिक कंपाउंड में मौजूद होंगे, 6 एल्कोहलिक हाइड्रोजन। सो क्वेश्चन ईजी था। तो एक छोटी सी अप्रोच, छोटे सी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। And question states that the number of stereoisomer formed in a reaction of this molecule with HCN, इस जो अंडरलाइन मॉलिक्यूल किया हूं मैं उसको ट्रीट करेंगे HCN के साथ तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब जो वो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितने स्टीरियोआइसोमर पॉसिबल होंगे, हमें वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना पड़ेगा। सो लेट्स सी द नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर इन दिस रिएक्शन। दिस इज द क्वेश्चन, मतलब कि ये सबस्ट्रेट दिया हुआ था, इसका हमने HCN के साथ रिएक्शन कराया तो CN न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया होगा कार्बोनिल पे। फिर एडिशन जब हुआ, HCN का एडिशन जब इस पे हुआ तो ये प्रोडक्ट बना हमारे पास। एडिशन कराने पे ये प्रोडक्ट बना। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है सिमेट्रिक है, ये pH वो pH OH OH CN सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। हम जब अनसिमेट्रिक रहता तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर का, 2 की पावर n। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक है तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। एंड आफ्टर नंबर ऑफ n, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स हैं, एन ये भी स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है। तो n की वैल्यू 2 है, मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 2 हैं। और दिस हम डायरेक्ट n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर के। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस 2 की पावर 2 4 माइनस 2 की पावर 0 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो पॉसिबल होंगे हमारे प्रोडक्ट में वो होंगे 3। क्वेश्चन स्टेट्स दैट द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बिथेनॉल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसमें पूछा है नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन बिथेनॉल। इसके लिए ये भी दिस इज ऑल्सो NCERT बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। हमें पता होना चाहिए कि बिथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तभी हम अप्रोच कर पाएंगे। सो लेट्स सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बिथेनॉल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बिथेनॉल। एक्चुअली में ये एक ड्रग है, एंटी बैक्टीरियल ड्रग है ये। और दिस कम्स इन अ चैप्टर लाइक chemistry 12th, I think in 12th there is a chapter called biomolecule or drug chapter, chemistry in everyday life, it directly come from there। तो बिथेनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप पता कर पाएंगे कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्लोरीन एटम थे इस पूरे बिथेनॉल के स्ट्रक्चर, इस ड्रग में, एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। सो दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो आवर ऑप्शन 4 was number of chlorine atom is 4. Okay.